So now we'll start with reversal of ITC on switching to composition levy or exit from tax paying status. तो फ्रेंड्स अभी तक हमने ये देखा कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम से किस में जा रहे थे, रेगुलर स्कीम में. तो आपको आपके जो इनपुट्स पड़े हैं उनका क्रेडिट कैसे मिलेगा ये हमने सीखा. या तो आपके जो एग्जेम्प्ट गुड्स थे वो क्या हो रहे हैं, अब टैक्सेबल हो रहे हैं. तो आपके जो इनपुट्स पड़े थे उसका आपको क्रेडिट कैसे मिलेगा, है ना. ये चीजें अभी हमने सीखी. अब सीन उल्टा है. अब क्या है कि आप रेगुलर स्कीम में है लेकिन आप किस में जाना चाहते हैं, कॉम्पोजिशन में. मे बी आपका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से नीचे चला गया होगा, है ना. या फिर आप टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करते हैं और अब आपके गुड्स क्या हो गए, एग्जेम्प्ट. तो आप क्या करना चाहते हैं, आप अनरजिस्टर्ड होना चाहते हैं. फाइन. या फिर आपका टर्नओवर क्या हो गया, थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे चला गया. तो आप क्या करना चाहते हैं, यू आर ट्राइंग टू गेट एन एग्जिट फ्रॉम टैक्स पेइंग स्टेटस. मतलब आप रजिस्टर्ड से क्या होना चाहते हैं, अनरजिस्टर्ड होना चाहते हैं. तो उस केस में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो आईटीसी पड़ा होगा उसका क्या होगा, ठीक है, वो हमें सीखना है. तो मान लीजिए 1 जन को आप रेगुलर स्कीम से आ गए कॉम्पोजिशन स्कीम में. तो 1 जन को आपके पास जो भी इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स पड़े हैं, जितने भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स पड़े हैं, ठीक है, उनका हम क्या निकालेंगे कि उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है. जितने आपके पास स्टॉक में इनपुट्स हैं, इनपुट्स इंक्लूड स्टॉक, योर सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स, है ना. कैपिटल गुड्स इंक्लूड योर प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है. तो जितने भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स है उनका हम निकालेंगे आईटीसी कि हमारे पास आईटीसी कितना है. फिर हम उस आईटीसी को कंपेयर करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना आईटीसी है. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जो आईटीसी है, जो आपका स्टॉक है उसका आईटीसी बनता है 8,000 और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो आईटीसी है वो है 10,000. तो आप ये 8,000 इस 10,000 में से माइनस करोगे और बाकी का जो 2,000 आईटीसी है वो हो जाएगा लैप्स. मतलब आप उसका कुछ नहीं कर सकते. फाइन, 0. मान लीजिए अगर आपका ईसीएल में जो आईटीसी है वो है 6,000 और आपके पास जो स्टॉक पड़ा है उसका क्रेडिट कितना है, 8,000. तो आप ये जो 2,000 एक्स्ट्रा है उसको क्या करेंगे, आप गवर्नमेंट को पे करेंगे यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. कहने का मतलब ये है जितना भी आईटीसी आपके पास पड़ा होगा, फाइन, कौन सी डेट को, जिस डेट को आप रेगुलर टैक्स पेइंग स्टेटस से किस में आ गए, कॉम्पोजिशन में, या फिर रजिस्टर्ड से क्या हो गए, अनरजिस्टर्ड. तो जितना भी आपके पास आईटीसी पड़ा होगा वो आईटीसी आप रिवर्स करेंगे. सॉरी, आपके पास जितना आईटीसी पड़ा होगा वो नहीं, आपके पास जितने इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स पड़े होंगे उनका जो आईटीसी पड़ा होगा वो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, रिवर्स करेंगे. रिवर्स करना मतलब आपको जो अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो आईटीसी पड़ा है उसमें से क्या करना पड़ेगा, इतना माइनस करना पड़ेगा. तभी तो क्या होगा, क्रेडिट रिवर्स. और बाकी का जो अगर कोई बैलेंस बचता है तो वो लैप्स हो जाएगा क्योंकि क्या हो, आप अनरजिस्टर्ड. या तो आप किस में हो, कॉम्पोजिशन स्कीम में. कॉम्पोजिशन स्कीम में हो तो आप आईटीसी का क्या करोगे, उसका तो कोई यूज होगा ही नहीं. समझ आ रहा है फ्रेंड्स. तो और अगर आपके पास जो आईटीसी है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो है 6,000 और आपके पास जो इनपुट्स पड़े हैं, ठीक है, उनमें आपका जो क्रेडिट इकट्ठा हो रहा है, मतलब उनमें आपका जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट पेड है वो कितना है, 8,000. तो आपको रिवर्स कितना करना है, 8,000. आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना है, 6,000. तो एक्स्ट्रा जो 2,000 है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना पड़ेगा. यानी अपने बैंक अकाउंट से पैसा किस में डालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, और वो क्या करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा. समझ आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है. अब इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये है कि जो कैपिटल गुड्स है ना उसका तरीका थोड़ा अलग है कैलकुलेट करने का. इनपुट्स का आपने एकदम सही समझा कि जो क्रेडिट है, फाइन, उसको आपको क्या करना है, जस्ट जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जितनी भी क्रेडिट है, फाइन, उसमें से आपको क्या करना है, क्रेडिट रिवर्स करना है. कौन सी क्रेडिट रिवर्स करनी है,
आपके पास जितने भी इनपुट्स पड़े हैं उन इनपुट्स की जो भी आपने टैक्स पे किया था उन पे उतनी क्रेडिट क्या करनी है आपको, रिवर्स करनी है। किसमें से रिवर्स करनी है, जितना ईसीएल में बैलेंस है उससे, ठीक है। सो दिस इज बैलेंस इन ईसीएल, दिस इज क्रेडिट रिवर्सल, ठीक है। कौन सी क्रेडिट, जो इनपुट्स पड़े हैं उस पे जो टैक्स पे किया था वो क्रेडिट, फाइन। और बाकी का 2000 क्या हो जाएगा, लैप्स। अगर ईसीएल का बैलेंस कम है तो क्या करोगे, जो अब रिमेनिंग अमाउंट है उसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आप पे करोगे, फाइन। बैलेंस इन क्रेडिट लेजर, ठीक है फ्रेंड्स। अब कैपिटल गुड्स के केस में क्या करेंगे, तो कैपिटल गुड्स के लिए ये कहा है डीम्ड लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स इज 5 years। जब भी क्रेडिट रिवर्सल का केस होता है, ठीक है, उस केस में आप क्या मानेंगे, जो आपका कैपिटल गुड्स है उसकी लाइफ कितनी है, 5 years। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो कैपिटल गुड खरीदा उस पे आपने जो टैक्स पे किया वो कितना था, 10,000, और ये 10,000 आपने आपके ईसीएल में क्रेडिट कर दिया था आज से 3 साल पहले मान लीजिए, ठीक है। तो सीजीएसटी लॉ ये कहता है कि प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रिवर्स करो, मतलब लाइफ कितनी बोली, 5 साल, उसमें से रिमेनिंग लाइफ कितनी है, रिमेनिंग लाइफ है 2 years, ठीक है। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ। ये जो आपकी क्रेडिट आएगी 4,000, फाइन। इस क्रेडिट को क्या करोगे आप, इस क्रेडिट को रिवर्स करोगे। किसमें से रिवर्स करोगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो क्रेडिट पड़ी होगी उसमें से क्या करोगे, ये माइनस। और अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कोई बैलेंस नहीं है तो इस क्रेडिट को क्या करोगे आप, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से क्या करोगे आप, गवर्नमेंट को पे करोगे। समझ आ रहा है फ्रेंड्स, सिंपल है। 3 साल के लिए आपने एसेट यूज किया तो उसकी क्रेडिट को कुछ नहीं करना है। जो 2 साल की बची हुई क्रेडिट है, ठीक है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ डिवाइड बाय टोटल लाइफ इनटू टोटल क्रेडिट जितनी आपने ली थी, मतलब जो इसमें से ये आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपकी जो 2 साल की क्रेडिट है वो निकल आएगी। तो वो जो 2 साल की क्रेडिट है उसको क्या करना है आपको, गवर्नमेंट को पे करना है, रिवर्स करना है। पे करने के 2 तरीके, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर बैलेंस है तो उससे पे करिए, बैलेंस नहीं है तो कैश लेजर से पे करिए, सिंपल, फाइन। एक बार देख लेते हैं। Rule 44 mandates credit reversal when a registered person switches from regular scheme to composition scheme or goods and services supplied by him become wholly exempt। Goods and services क्या हो गई, exempt हो गई, fine। So now he will exit from tax paying status। रजिस्टर्ड रह के क्या करेगा, अगर वो उसके जो गुड्स एंड सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो गए तो वो रजिस्टर्ड रह के करेगा क्या, ना उसको आउटपुट टैक्स कलेक्ट करना है, ना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएगा, है ना। तो वो क्या करेगा, ही विल एग्जिट फ्रॉम टैक्स पेइंग स्टेटस, मतलब क्या होगा, वो अनरजिस्टर्ड हो जाएगा, फाइन। तो उसको उस केस में क्या करना है, पे एन अमाउंट बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर इक्विवेलेंट टू इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट्स कंटेंट इन सेमी फिनिश्ड गुड्स और finished goods held in stock and capital goods reduced by percentage points। capital goods का कैलकुलेशन कैसे करना है हमने समझा। on the day immediately preceding the date of such switch over, जिस दिन, ठीक है, on the day immediately preceding the date of such switch over, जिस दिन आपका टैक्स पेइंग स्टेटस चेंज हुआ उससे एक दिन पहले, फाइन। तो आपका टैक्स पेइंग स्टेटस कब चेंज हुआ, 1 जैन को, तो आप 2 जैन से किस में आ गए, रेगुलर स्कीम में, ठीक है। आप 2 जैन से किस में आ गए, रेगुलर स्कीम में। तो 2 जैन से एक दिन पहले 1 जैन को आपके पास जितना भी स्टॉक था उसका क्या देखा आपने, क्रेडिट देखा, उस स्टॉक से कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्यूमुलेट होता है और उसको किसमें से माइनस किया, जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपके पास क्रेडिट पड़ी थी उसमें से माइनस किया। अगर बैलेंस बचा तो लैप्स, बैलेंस नहीं बचा,
तो क्या करोगे, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट पेएबल है तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से उसको पे करोगे। बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट लाइंग इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आफ्टर द पेमेंट ऑफ अबव अमाउंट शैल लैप्स। जैसे हमारे केस में 2000 क्या हो गया था, लैप्स। रिवर्सल इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स के केस में कैसे करेंगे, सपोज इधर लिख दीजिए फ्रेंड्स आपके नोट्स में, अज्यूम्ड लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स इज 5 years। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे, इट इज टू बी अज्यूम्ड दैट लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स इज 5 years। सभी केस में ये अजम्पशन लेंगे आप, और ये हमारा अजम्पशन नहीं है, ये लॉ कहता है दैट लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स इज डीम्ड टू बी 5 years, और उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है कि कितना क्रेडिट आप रिवर्स करोगे। जितनी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है उसके प्रोपोर्शन में क्या करोगे आप, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अपॉन टोटल लाइफ के प्रोपोर्शन में क्या करोगे, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ली थी कैपिटल गुड्स की उसको क्या करोगे, रिवर्स करोगे। फाइन। कैपिटल गुड्स हैव बीन इन यूज फॉर 4 years 6 months and 15 days। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 5 months। सो ITC टेकन ऑन सच गुड्स वाज से सपोज C, है ना, इसको हम 10,000 मान लेते हैं। तो 10,000 इंटू 5/60, रिमेनिंग लाइफ कितनी है 5, टोटल लाइफ कितनी है 60 months, 60 months इज 5 years, है ना, तो 5/60, तो जो भी अमाउंट आएगा फाइन वो क्या होगा आपका क्रेडिट रिवर्सल। ठीक है फ्रेंड्स, द रजिस्टर्ड पर्सन विल हैव टू डेबिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और कैश लेजर बाय द रिवर्सल अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक and inputs contained in semi-finished goods or finished goods held in stock at capital goods on the day immediately preceding the date of switchover/date of exemption। डेबिट क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, उसमें बैलेंस नहीं हो तो क्या करेंगे, कैश लेजर से पे करेंगे। बैलेंस ऑफ ITC if any lying in credit ledger shall lapse। फाइन, ठीक है। अमाउंट पेएबल on supply of capital goods or plant and machinery on which ITC has been taken। yes, तो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए आपने एक कैपिटल एसेट खरीदा और उस एसेट को आपने बेच दिया। मान लेते हैं कि आपने एसेट खरीदा था 20 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, ठीक है, और उस पर आपने GST पे किया था 5%, दैट इज 10,000, और आपको एसेट पड़ा था 2,10,000 में। अब आपने क्या किया, मान लीजिए ये एसेट आपने खरीदा था 1 Jan 2020 को, और आपने इसको बेच दिया 31 May 2020 को। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी रिवर्स करनी पड़ेगी, या फिर क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे, एक ऑप्शन ये है कि अगर मैंने ये एसेट जो बेचा उसकी वैल्यू थी, सपोज मैंने बेचा 1,50,000 में, ठीक है, GST कितना लगा होगा, ऑब्वियसली 5%। फाइन, तो कितना होगा 1,50,000 का 5%, 7,500। तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन ये है कि मैं इस 7,500 को क्या कर दूं, गवर्नमेंट को पे कर दूं। सेकेंड ऑप्शन ये है कि जो 10,000 है आपका ITC जो आपने लिया था उसको आप रिड्यूस करेंगे 5% पर क्वार्टर से। मतलब हमारा क्वार्टर कौन सा है, Jan, Feb, March इज आवर फर्स्ट क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर का 500 रिड्यूस करेंगे, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर वैल्यू कितनी हुई 9,500। अब हमने बेचा कब है, मई में, मतलब सेकेंड क्वार्टर भी काउंट करना पड़ेगा। तो सेकेंड क्वार्टर कितना है, अप्रैल, मई, जून, लेकिन हमने कब बेच दिया था, मई में। तो प्रोविजन ये कहता है फुल क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर। अगर आधा क्वार्टर भी है तो हम क्या लेंगे, 5% पूरा माइनस करेंगे, ठीक है, -5%, 475, ठीक है। तो जो 9025 की ITC है
वो, या फिर 7500 की जो अमाउंट है वो, उन दोनों में से जो हायर होगा, विच एवर इज हायर, वो आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। समझ आ रहा है? आपने एक कैपिटल एसेट खरीदा जिसपे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ली, अब आप उस एसेट को बेच रहे हो, तो यू हैव टू ऑप्शंस फॉर कैलकुलेशन। फर्स्ट ऑप्शन इज जो आपने बेचा उसका टैक्स कितना आपने कलेक्ट किया, और सेकंड जो आपने आईटीसी ली थी उसको आप कैसे रिड्यूस करेंगे, 5% पर क्वार्टर। और इन दोनों कैलकुलेशंस में से जिसमें टैक्स अमाउंट हाई आएगा वो अमाउंट आप क्या करोगे, गवर्नमेंट को पे कर दोगे। यू विल ऐड इट टू योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल। तो इस केस में हमने 10,000 की आईटीसी ली थी, 2 क्वार्टर बाद 5% से हमने रिड्यूस किया तो कितनी हो गई, 9025। और इस केस में हमने टैक्स, आउटपुट टैक्स कलेक्ट कितना किया था, 7500। हमने कितने में बेचा एसेट, 1.5 लाख में, है ना। तो विच एवर इज हायर इज 9025। 9025 क्या करेंगे हम, गवर्नमेंट को पे करेंगे। रीड करते हैं। इफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी on which ITC has been taken are supplied outward by the registered person, he must pay an amount that is higher of the following. ये 1 और 2 इन दोनों में से जो हायर होगा वो गवर्नमेंट को पे करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ITC taken on such goods reduced by 5% per quarter of a year or part thereof, मतलब पूरा क्वार्टर या आधा, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर सच गुड्स। जिस दिन एसेट परचेज किया, जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ, उस दिन से हम क्या करेंगे, 5% पर क्वार्टर रिड्यूस करेंगे। कौन सी डेट तक, जिस दिन तक हमने एसेट सेल किया। फाइन, तो एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू कौन सी आएगी, टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब जितने में आपने एसेट बेचा उस पर क्या कैलकुलेट करोगे आप, टैक्स। मतलब हमारे एग्जाम्पल में 5% था, वो टैक्स 12% भी हो सकता है, 18% भी हो सकता है और 28% भी हो सकता है। फाइन। ITC pertaining to remaining useful life of capital goods will be computed separately for ITC of CGST, SGST and IGST। ऐसा कहा है कि जो आप IGST, जो आप टैक्स कंप्यूट कर रहे हो ट्रांजैक्शन वैल्यू वाला, या जो आप ITC रिड्यूस कर रहे हो बाय 5% पर क्वार्टर, वो आप C के लिए, S के लिए और IGST तीनों के लिए क्या करोगे, अलग अलग कैलकुलेट करोगे। किस केस में, इन केस ऑफ सेल ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है। वेयर अमाउंट सो डिटरमाइंड एक्सीड्स द टैक्स पेएबल ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स, सच अमाउंट विल हैव टू बी पेड एंड दस विल बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। यही कहा है कि अगर अमाउंट 1, जो नंबर 1 में हमने जो कैलकुलेशन किया है, इफ दैट अमाउंट एक्सीड्स द नंबर 2 कैलकुलेशन, दैट इज टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, उससे अगर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है नंबर 1 वाला, तो आप कौन सा पे करोगे, नंबर 1 वाला कैलकुलेशन। फाइन। इफ refractory bricks, molds and dies, jigs and fixtures are supplied as scrap, the taxable person may pay tax on transaction value। फ्रेंड, ये जो ब्रिक्स होते हैं ना, ईंट वगैरह, मोल्ड्स एंड डाइज, ठीक है, जिग्स एंड फिक्सचर्स। मोल्ड्स वो होते हैं जो प्लास्टिक इंडस्ट्री वाले यूज करते हैं ना, जो बॉक्सेस बनाते हैं, और भी कई सारे यूजेस होते हैं इसके, ठीक है, प्लास्टिक को शेप देने के लिए। ब्रिक्स होते हैं ईंट, है ना। तो ये जो एसेट्स होते हैं इनका वैल्यू इतना मटेरियल नहीं होता है। फाइन। तो इन एसेट्स के केस में गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपको कोई आईटीसी रिडक्शन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि पर क्वार्टर 5% घटाते जाओ और बाकी का अमाउंट, और उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू के जो टैक्स आपने कलेक्ट किया है उसके साथ कंपेयर करो, विच एवर इज हायर पे करो। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो जिस वैल्यू पे आपने इन एसेट्स को बेचा, किन एसेट्स को, रिफैक्ट्री ब्रिक्स, मोल्ड्स एंड डाइस, जिग्स एंड फिक्सचर्स, इनको आपने जिस वैल्यू पे बेचा और जितना टैक्स कलेक्ट किया उतना टैक्स आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। फाइन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन कंस्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। चेंज इन कंस्टिट्यूशन मतलब आप अभी प्रोप्राइटर थे, ठीक है, 6 महीने बाद क्या करा लिया, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, 2 साल बाद नहीं समझ आया तो क्या करा लिया, एलएलपी, फिर क्या करा लिया, कंपनी, ठीक है। तो आप जब भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस को दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस से चेंज करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन कंस्टिट्यूशन। अब चेंज इन कंस्टिट्यूशन के केस में आईटीसी कैसे ट्रांसफर होगी, तो सपोज आज मेरा प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, ठीक है, कल वो हो गया, 6 महीने बाद हो गया पार्टनरशिप, तो मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जितनी भी आईटीसी है वो आईटीसी कहां ट्रांसफर हो जाएगी, मेरे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में। कैसे ट्रांसफर होगी, जो आपका अग्रीमेंट है, ठीक है, ऑफ चेंज इन कंस्टिट्यूशन, इट शुड सेपरेटली मेंशन,
ठीक है, कि जितनी भी लायबिलिटीज है, एसेट्स हैं, वो क्या होंगे पार्टनरशिप फर्म में, क्या होंगे ट्रांसफर। किसके एसेट और लायबिलिटीज, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के। फाइन, उसी तरीके से अगर पार्टनरशिप से एलएलपी या प्रोप्राइटरशिप से कंपनी में ट्रांसफर होता है तो सेम तरीके से क्या होगा, जो भी आईटीसी होगी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो जो आपने दूसरा बिजनेस शिफ्ट किया, ठीक है, दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस पे आप गए, उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा, ईसीएल में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि मेरा प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, उसमें सीजीएसटी पड़ा है 5,000, एसजीएसटी पड़ा है 5,000 और आईजीएसटी पड़ा है 10,000। और ये क्या है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अब ये क्या हो गया, पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये तीनों जो अमाउंट्स है जो मेरे ईसीएल में पड़े हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ये क्या हो जाएंगे, पार्टनरशिप के ईसीएल में ट्रांसफर हो जाएंगे। फाइन, तो वो कैसे होंगे वो हम रीड करेंगे। इन केस ऑफ चेंज इन कंस्टिट्यूशन ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन लाइक सेल, डीमर्जर, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, अमालगमेशन एटसेट्रा। ये फ्रेंड्स आपने अकाउंट्स में समझा होगा, सेल, डीमर्जर, है ना, अमालगमेशन, इनमें क्या डिफरेंस होता है। अमालगमेशन मतलब कंपनी ए कंपनी बी दोनों क्या हो गई अब कंपनी ए बी लिमिटेड, तो वो क्या होगा, अमालगमेशन। डीमर्जर मतलब सपोज आपका एक बिजनेस है जिसमें 2 यूनिट्स है, एक है होटल चेन, दूसरा है आपका रेस्टोरेंट चेन। तो रेस्टोरेंट चेन को अगर आप अलग कर देते हो, ठीक है, पहले कंपनी ए थी, कंपनी ए के अंदर 2 बिजनेस थे, रेस्टोरेंट बिजनेस और होटल बिजनेस। ठीक है, तो आपने क्या किया, रेस्टोरेंट चेन थी उसको अलग कर दिया और उसको कंपनी बी के अंदर फॉर्म कर दिया, तो इसको बोलते हैं डीमर्जर। मतलब एक कंपनी जिसमें 2 बिजनेसेस थे अलग अलग, ठीक है, और उनके जो एसेट्स थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो एसेट्स रेस्टोरेंट वाले थे वो रेस्टोरेंट में रह गए, जो एसेट्स होटल वाले थे वो होटल के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। फाइन, तो कंपनी ए कंपनी बी दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। पहले क्या थे, एक ही कंपनी, तो इसको क्या बोलते हैं, डीमर्जर। फाइन, तो आईटीसी दैट रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन कैन बी ट्रांसफर टू द न्यू एंटिटी। ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी आईटीसी पड़ी है वो कहां पे ट्रांसफर होगी, न्यू एंटिटी में ट्रांसफर होगी, प्रोवाइडेड देयर इज स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज इन सच केस, इन सच चेंज ऑफ कंस्टिट्यूशन। मतलब आपने जो पेपर वर्क किया है, इट शुड स्पेसिफिकली मेंशन दैट all the liabilities of one business will get transferred to another business. Fine. In case of demerger, ITC will be apportioned in the ratio of value of assets. मतलब demerger में क्या होगा, जो आपकी कंपनी B फॉर्म हुई, अब कंपनी B को कितना ITC दोगे आप, तो ऐसा कहा है कि पहले कंपनी A में 2 बिजनेसेस थे लेकिन बैलेंस शीट एक बनती थी। अब क्या, कुछ एसेट्स किसके पास चले गए, कंपनी B के पास। कौन से, रेस्टोरेंट चेन वाले। तो जो एसेट्स कंपनी बी ले गई वो, और जो एसेट्स कंपनी ए के पास रह गए वो एसेट्स, दोनों का जो रेशियो है उस रेशियो में हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की आईटीसी डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो किसमें, एसेट्स के प्रोपोर्शन में आईटीसी जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है वो क्या होगी, डिवाइड होगी। समझ आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, द रजिस्टर्ड पर्सन विल हैव टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ चेंज इन कंस्टिट्यूशन ऑन द कॉमन पोर्टल। ठीक है, चेंज इन कंस्टिट्यूशन है, हुआ है अगर, तो क्या करोगे आप, कॉमन पोर्टल पे डिटेल्स अपडेट करोगे एंड सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट सर्टिफाइंग दैट चेंज इन द कंस्टिट्यूशन हैज बीन डन विद अ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, सीए सर्टिफिकेट चाहिए या कॉस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट चाहिए कि आपने बिजनेस कंस्टिट्यूशन चेंज किया है विद अ स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज, और इतना आईटीसी आपका एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर होगा। ये भी कहाँ सबमिट करना है आपको, डिपार्टमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। फाइन, अपॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सच डिटेल्स बाय द ट्रांसफरी ऑन द कॉमन पोर्टल, द अनयूटिलाइज्ड आईटीसी विल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। द ट्रांसफरी विल रिकॉर्ड द इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स सो ट्रांसफर्ड इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, डिटेल्स अगर एक्सेप्ट हो जाती है कॉमन पोर्टल पे, तो जिन भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स से रिलेटेड थी ये आईटीसी, वो कहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगे, अब आपके न्यू बिजनेस के अकाउंट्स में, और इस तरीके से आपका जो क्रेडिट है वो न्यू बिजनेस में ट्रांसफर हो जाएगा। फाइन, सो फ्रेंड्स वी आर डन विद दिस चैप्टर. So in the next lecture we'll start with the new chapter.